न्यूज इंडिया पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आपको सीधे लिए चलेंगे लोकसभा की कार्रवाई की ओर, जहां अखिलेश यादव वंदे मातरम को लेकर चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। सुनते हैं। जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर मुकदमे उन पे लगाए जो पढ़ने गए और जो पढ़ाने गए। तो इसलिए वंदे मातरम का भाव जो था, उसी भाव से जुड़ करके हम सब मिल करके इस देश को और मजबूत करें। यही हमारी भावना है, यही हमारी सदस्यों की भावना है। जब हम 150वें वर्ष में याद कर रहे हैं तो वहीं हम ये याद करें कि जिस भावना से वंदे मातरम को हम लोगों ने देश के सामने गा गा करके अंग्रेजों को भगा दिया, ये देश कैसे मजबूत हो, एकजुट कैसे हो, बिना भेदभाव के और संविधान से कैसे चलें, क्योंकि ये संविधान से ही मिला हुआ हमें गीत है। इसलिए इस गीत के माध्यम से हम किसी पर टिप्पणी और किसी पर थोपने की कोशिश न करें और न किसी पे दबाव बनाने की कोशिश करें। आपका सभापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कौकोली घोष दस्तीदार जी। वंदे मातरम, जय हिंद। নমস্কার সভাপতি মহাশয়, আজকের আলোচ্য বিষয় বন্দে মাতরমের সার্ধ শতবর্ষের উদযাপন। এই সভার বাইরেও সমগ্র দেশবাসীর কাছে আমার শ্রদ্ধাপূর্বক নিবেদন, হোক বন্দে মাতরম শুধু জাতীয় গীত নয়, শুধু প্রার্থনা নয়, শুধু কাব্য নয়, এ প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ের গভীরে এক সংকল্প, এক চেতনাবোধ সৃষ্টিকারী আবেগ, যা হাজারো হাজারো লাখো লাখো কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। तो ये बड़ी खबर, लोकसभा में एसपी अध्यक्ष वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बोलते हुए नजर आए। वंदे मातरम और लोगों को जोड़ने वाला नारा, अंग्रेज वंदे मातरम से घबराने लगे थे। अब इस चीज को लेकर देखिए 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा और राज्यसभा में विशेष चर्चा वंदे मातरम को लेकर चल रही है। इसी बीच आज लोकसभा में इसकी शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की, जिसके बाद से अब देखिए सपा के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अंग्रेजों को डर लगने लगा था वंदे मातरम से और आज के दरारवादी देश को तोड़ना चाहती हैं। और वंदे मातरम को लेकर इस वक्त ये तीखी बहस लोकसभा में चल रही है। लोकसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम लोगों को जोड़ने वाला है और इस नारे ने लोगों को जोड़ा है, जिसके बाद से हमें आज़ादी देखने को मिली। अंग्रेज वंदे मातरम से घबराने भी लगे थे। तो वहीं देखिए लोकसभा में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है और लोकसभा में इंडिगो का मामला भी गूंजता हुआ नजर आया। गौरव गोगोई ने इंडिगो को लेकर सवाल उठाए हैं। इंडिगो संकट के बीच महंगे किराए पर गौरव गोगोई ने सवाल किया। तो वहीं कांग्रेस ने इंडिगो पर सरकार से जवाब की मांग भी की है। ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पिछले 6 दिनों से इंडिगो संकट की वजह से लाखों लोग परेशान हैं। यात्रियों को खासा परेशानी हो रही है। लगेज लोगों को नहीं मिल रहे हैं। जो यात्री एक बार एयरपोर्ट के अंदर गए, उनके लगेजेस जो गए हैं वो उनको वापस नहीं मिल पा रहे। रिफंड को लेकर खूब चर्चा हुई। जो बढ़ा किराया था, क्योंकि दिल्ली से पुणे जाने का किराया लगभग 1 लाख रुपए वसूला जा रहा था। इन तमाम चीजों को लेकर आज लोकसभा में ये मांग उठाई गई और सरकार से जवाब भी मांगा गया। गौरव गोगोई इन तमाम मुद्दों को छेड़ते हुए नजर आए। इधर सुखद खबर आज के लिए ये थी कि इंडिगो ने 610 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए हैं उन पैसेंजर्स को जो यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनकी टिकट कैंसिल हो गई थी और यात्रा को कैंसिल कर दिया गया था। इसी के साथ 3000 बैगेजेस को भी रिटर्न किया गया है। तो वहीं देखिए इंडिगो का ये जो संकट था वो अब दिल्ली के हाईकोर्ट पहुंच चुका है और दिल्ली हाईकोर्ट संकट पर सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी और सरकार पहले ही कुछ दिशा निर्देश इसको लेकर जारी कर चुका है और दिल्ली हाईकोर्ट कह रही है कि कुछ जो है पहले ही सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। अब आगे इस पर क्या चर्चा होगी उस पर हमारी भी नजर होगी कि आखिर सरकार और जिस तरीके से कोर्ट है इस पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। बुधवार को इस पर सुनवाई होने वाली है, यानी कि आज सोमवार, कल मंगलवार का दिन और उसके बाद बुधवार को इस पर अहम सुनवाई होगी। सबकी नज़र इसी पर होगी क्योंकि इंडिगो संकट के बीच में जो लोगों को परेशानियां हुई हैं और जो लोग हैं उनके काम छूटे हैं, कई के अपॉइंटमेंट्स, कईयों की शादियाँ, ऐसे में लोगों को जो परेशानी हुई है उसको लेकर अब बुधवार को सुनवाई होगी। बढ़ेंगे आगे ये खबर राजस्थान से। राजस्थान में इस महीने चौथी बार धमकी मिली है। धमकी क्या मिली है वो भी आपको बताते हैं। अब कोटा कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है और पुलिस ने पूरा परिसर जो है वो खाली करवाया है।
धमकी मिलने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। कलेक्ट्रेट और हाईकोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ईमेल की जांच इस वक्त इंटेलिजेंस की टीम कर रही है। आमतौर पर देखिए, बम से उड़ाने की ये जो धमकी वाला मामला है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ये बिल्कुल आम होता चला है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में एक महीने में ये चौथी बार है जब बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि इस धमकी के बाद जब भी जांच होती है तो कुछ भी सामने नहीं आता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन प्रशासन की ओर से, इंटेलिजेंस टीम की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं और लगातार जांच की जा रही है कि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और संदिग्ध वस्तुओं की भी इस बीच पहचान की जा रही है। और हमारे सहयोगी कामेंदु जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका रुख करेंगे और हम जानेंगे कि कामेंदु, ये जो आए दिन हम बम से उड़ाने की धमकी वाला मामला सुन रहे हैं, इस बार कलेक्ट्रेट और हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, क्या जानकारी अभी तक सामने आई है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, सुबह 7:20 पर मैसेज आया था और उस मैसेज को जो कलेक्टर के जो पीए हैं पवन कुमार जी, उन्होंने पढ़ा। उन्होंने पढ़ने के बाद में एडीएम को सूचना दी। सूचना देने के बाद तत्काल प्रभाव से सभी तरह की टीमें जो है वो कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गई थी। कलेक्टर परिसर को जो है उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो बिल्डिंग थी वो खाली करवाई, रूम्स खाली करवाए और बड़ी ही एहतियात तौर पर बारीकी से एक एक चीज की जांच के लिए डॉग स्क्वाड पहुंच गई थी। यहाँ तक कि जो आर्मी के जो जवान हैं वो वहां पर पहुंच गए थे, बम निरोधक दस्ता वहां पहुंच गया था। लेकिन जब सर्च अभियान चालू हुआ तो हम आपको बता दें, उसमें एक बाल की बराबर भी कोई संगठित वस्तु नहीं मिली। केवल ईमेल की वजह से ये सारा सर्च अभियान हुआ और एक बार फिर पुलिस प्रशासन जो है उसने मुस्तैदी से सब कुछ जांच पड़ताल की, लेकिन कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं मिली जिससे कि कलेक्टर परिसर को उड़ाया जा सके। और यही नहीं, ईमेल में साफ लिखा हुआ था कि वह कोटा कलेक्टर के साथ साथ अजमेर में भी एक धमाका कर सकते हैं, यानी कि अजमेर या जयपुर हाईकोर्ट के भी उड़ा सकते हैं। और आपको याद होगा 4 तारीख को भी अजमेर दरगाह को उड़ाने की धमकी दी गई थी। राजस्थान में यह चौथा मामला कोटा में देखने को मिला है। बिल्कुल कामेंदु, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त जांच एजेंसियां इस खबर को लेकर, इस धमकी को लेकर आगे जांच कर रही हैं। बढ़ेंगे आगे छत्तीसगढ़ से ये खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ में कुख्यात नक्सली का सरेंडर सामने आया है। इसके पहले हमने देखा था कि हिडमा की मौत के बाद से लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए गए थे, लेकिन अब ये बड़ी खबर जहां पर कुख्यात नक्सली रामधेर मज्जी ने सरेंडर किया है। बकर कट्टा में 12 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। रामधेर मज्जी पर 1 करोड़ का इनाम था। तो जरा समझिए कि ये नक्सली कितना खूंखार और कितना खतरनाक था जिसने सरेंडर कर दिया है। अब हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से नक्सलियों को लेकर जो सुविधाएं उनको जो दी जाने वाली हैं उसको लेकर भी लगातार हम देख रहे हैं कि सरेंडर धीरे धीरे किया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से और खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे इलाकों से पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। और इसी कड़ी में लगातार कार्रवाई भी हो रही है। कई जगहों पर मुठभेड़ की खबरें सामने आती है, कई जगहों पर नक्सलियों को ढेर करने की भी खबरें सामने आती है। इसके पहले कुख्यात नक्सली हिडमा और उसकी पत्नी राजे जिसको ढेर किया गया, और उसके बाद अब देखिए छत्तीसगढ़ में कुख्यात नक्सली रामधेर मज्जी का सरेंडर सामने आया। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो बिना किसी छुट्टी, बिना किसी ब्रेक के लगातार काम करते हैं। इसमें खास बात यह है कि वो निरंतर जनता दर्शन का कार्यक्रम भी रखते हैं, जहां वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और जल्द से जल्द उनके निस्तारण का प्रयास भी करते हैं। उनकी इसी छवि को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश, जहां सुबह की पहली किरण के साथ एक संकल्प जागता है। हर रोज बिना छुट्टी, बिना थके, गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक लोगों की आंखों में आंसू देखकर भी उनके सपनों को अपना मिशन बनाने वाला एक योद्धा। जनता दर्शन ये कोई औपचारिक मीटिंग नहीं, ये एक साधना है जहां मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर घंटों सुनते हैं हर शिकायत को, हर दर्द को, हर उम्मीद को। लोग कहते हैं योगी जी सोते कब हैं, पर सच ये है जब जनता खुश होती है तभी इनकी नींद पूरी होती है। क्योंकि सीएम योगी के काम और लगन को देखकर तो हर कोई यही कह रहा है, जब एक माँ का बेटा नौकरी पाता है, जब एक किसान का कर्ज माफ होता है, तब इनकी आंखों में चमक आती है। ये सिर्फ जनता दर्शन नहीं,
ये 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की धड़कन से सीधा संवाद है। ये वो जुनून है जो थमता नहीं, ये वो महत्वाकांक्षा है जो सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के लिए सत्ता साधन नहीं साधना है, और ये साधना तब तक चलेगी जब तक प्रदेश का आखिरी व्यक्ति खुशहाल ना हो जाए। ऐसे ही थोड़ी सीएम योगी ने यूपी की सेवा का संकल्प लिया है। ये संकल्प यूपी के 25 करोड़ लोग जानते हैं, तभी तो योगी को दूसरी बार सीएम बनाकर सत्ता की बागडोर उनके हाथ में दिया है। बढ़ेंगे आगे, ये खबर लखनऊ से, जहां पर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर यात्री की मौत का ये पूरा मामला। फ्लाइट के इंतजार में बैठे यात्री की मौत हुई है। एयरपोर्ट पर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद से यात्री को जब अस्पताल में एडमिट करवाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फ्लाइट के इंतजार में ये यात्री यानी कि अनूप पांडे बैठे हुए थे। ये पूरी जानकारी क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए, यूपी के लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में बैठे कानपुर निवासी अनूप पांडे की अचानक तबीयत बिगड़ती है। उन्हें इलाज के लिए लोकबंधु अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो निजी कंपनी में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहे थे। फ्लाइटें निरस्त होने के कारण उनकी पत्नी और बच्चे बेंगलुरु में टैक्सी के जरिए वहां से कानपुर पहुंचे। मृतक अनूप पांडे के भांजे ने इस पूरे मामले की पुष्टि भी की है। अब सभी जानते हैं कि पिछले 6 दिनों से इंडिगो किस क्राइसिस से जूझ रहा है और लगातार रद्द होती फ्लाइट्स की वजह से अनूप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थे। उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी अनूप की, पहले लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से बेंगलुरु के लिए, लेकिन लगातार कैंसिल हो रही फ्लाइट्स की वजह से अनूप को ज़्यादा टेंशन हुई, ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए, जिसकी वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। थी लखनऊ से बेंगलोर में, वो बेंगलोर में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे हमारे कोको कोला कंपनी में। तो यहाँ पे ऐसे ही किसी व्यवहार से आए थे 3 दिन के लिए। तत्पश्चात वो वहाँ पे गए हमारे लखनऊ एयरपोर्ट में। वहाँ के जाने के बाद उन्होंने पाया कि बहुत से लोग पहले से ही गेट पे पूरा जाम लगा हुआ था और बहुत से होपलेस लोग वहाँ पे थे, और वो ऐसे ही कह रहे थे नहीं फ्लाइट कैंसिल हो गई है, तो उनको एंट्री भी नहीं मिल रही थी। और थोड़ा सा ये लेट हो जाने के कारण में पूरा नर्वस हो गए और पैनिक हो गए। पैनिक हो जाने के बाद में इनको वहीं पर कार्डियक अटैक आया, जो कि एयरपोर्ट वाले बता रहे हैं। होने के बाद में वहाँ पे सारी भीड़ इकट्ठा हुई, उनको कोई भी प्राथमिक उपचार नहीं मिला, कोई भी डॉक्टर की टीम वहाँ पे नहीं पहुँची। बस वहाँ पे जितने भी ग्राउंड स्टाफ थे वो बस उनको ऐसे हाथ सहला रहा, कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ नहीं। वीडियो के माध्यम से हमें पता चला है कि उनको कार्डियक जो अटैक था वो उनका रिकवर हो गया, लेकिन तत्पश्चात कोई भी एम्बुलेंस भी नहीं उनके पास पहुँची जो वो प्राथमिक उपचार भी कहीं पता कर सकें। इंडिगो वो एयरलाइन जिसकी हालत कई दिनों से टाइट चल रही है। यात्री शिकायत कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। वहीं लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द होने की अफरा तफरी के बीच एक दर्दनाक घटना सामने आई। कानपुर निवासी अनूप पांडे की तबीयत बिगड़ती है और इलाज से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, चेन्नई और कोलकाता समेत देश भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल है। हर तरफ परेशान पैसेंजर्स नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर भी पिछले कई दिनों से उड़ानों के रद्द होने का संकट गहराता जा रहा है। इसी बीच रविवार को 33 फ्लाइटें निरस्त होती हैं, कई डाइवर्ट की जाती हैं और 740 यात्रियों ने टिकट कैंसिल कराई। इसी अफरा तफरी के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ। फ्लाइट का इंतजार कर रहे एक यात्री की तनाव के बीच तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उसकी मौत हो जाती है, जिसने एयरपोर्ट प्रबंधन की व्यवस्था और जवाबदेही दोनों पर सवाल खड़े कर दिए। उड़ानें रद्द होने से परेशानियों का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर निवासी 46 वर्षीय फाइनेंस एग्जीक्यूटिव अनूप पांडे एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। उनकी बेंगलुरु के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स लगातार रद्द हो रही थी, जिससे वो काफी परेशान थी। एयरपोर्ट पुलिस के अनुसार अचानक अनूप की तबीयत बिगड़ी और उन्हें पास ही के लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार का आरोप है कि घटना के बाद एयरपोर्ट के अधिकारियों ने न तो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाई और न ही पर्याप्त जानकारी देकर सहयोग किया। अनूप अपने परिवार के साथ बेंगलुरु में रहते थे और एक रिश्तेदार की 13वीं में शामिल होने के लिए कानपुर आए थे। तबीयत बिगड़ने के समय उनकी पत्नी और बच्चे बेंगलुरु में ही थे, जो फ्लाइट न मिलने की वजह से टैक्सी से कानपुर पहुंचे। एक फ्लाइट के इंतजार ने अनूप की सांसें छीन ली।
परिवार की उम्मीदें टूट गई। सवाल यही है कि कितने फ्लाइट्स के इंतजार में और कितने अनूप यूं ही जान गंवाते रहेंगे। सवाल ये भी कि इंडिगो का इंतजार आखिर कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। बढ़ेंगे आगे, ये खबर कश्मीर से, जहां कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है और ताजा बर्फबारी से सोनमर्ग की रौनक बढ़ गई है। बर्फबारी देख के पर्यटकों के चेहरे पर खुशी भी देखी जा रही है। ये खबर कश्मीर से, जहां पर सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं और पर्यटक इस वक्त जमकर बर्फबारी का आनंद भी ले रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, क्या नजारा है इस वक्त। कश्मीर घाटी इस वक्त सफेद चादर से ढकी हुई है। लगातार बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी की वजह से जो पर्यटक वहां पहुंचे हुए हैं उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटक इस बर्फबारी का खूब आनंद ले रहे हैं। बात अगर डल लेक की करें तो वो बिल्कुल जमी हुई नजर आ रही है। डल लेक में आमतौर पर लोग बोटिंग के लिए जाते हैं, लेकिन अभी इस माइनस में जो पारा चल रहा है उसकी वजह से डल झील भी बिल्कुल जमी हुई नजर आ रही है। इसी बीच ये तस्वीरें देखिए कश्मीर के सोनमर्ग की, जहां पर इस वक्त आपको वादियां बिल्कुल सफेद नजर आ रही होंगी क्योंकि बर्फबारी का आनंद और इस वक्त पर्यटक भी ले रहे हैं। भारी संख्या में पर्यटकों का आना जाना इस वक्त कश्मीर में बढ़ा हुआ है, लेकिन ठंड कड़ाके की पड़ रही है। ऐसे में बर्फबारी के चलते लोगों को थोड़ी दिक्कत परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन पर्यटक इससे काफी खुश हैं और बर्फबारी को देखते हुए वो काफी इसका आनंद भी ले रहे हैं। और न सिर्फ कश्मीर का सोनमर्ग बल्कि पूरा कश्मीर इस वक्त सफ़ेद चादर से ढका हुआ नज़र आ रहा है। वादियाँ बिल्कुल सफ़ेद हैं और ये तस्वीरें आपको देख के अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि इस वक्त बर्फबारी जो हो रही है वहाँ पर वो लोगों को कितना ज़्यादा आकर्षित भी कर रही है, क्योंकि वादियाँ इस वक्त बिल्कुल सफ़ेद है, मौसम बिल्कुल साफ है। कश्मीर वो शहर जिसे वादियों का शहर कहा जाता है, वहीं हिमालय की गोद में बसा सोनमर्ग। लोग सोनमर्ग की वादियों को एक बार तो जरूर देखना चाहते हैं, जहां बर्फ की चादर ऐसे चमकती है जैसे आसमान में तारों का टिमटिमाना। ये तस्वीरें उसी सोनमर्ग की हैं, जहां इस वक्त सिर्फ सफेदी का राज है। पहाड़ों ने चांदी का लबादा ओढ़ लिया है और हर तरफ बर्फ की चादर इतनी गहरी कि जमीन भी आसमान को छूने की कोशिश कर रही है। सुबह की पहली किरण जब इन बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो लगता है जैसे कोई जादूगरनी ने रातों रात पूरा इलाका चांदी के पाउडर से पेंट कर दिया हो। सिंध नदी भी अब शांत हो गई है, उसकी लहरें बर्फ के नीचे कैद। बस कभी कभी हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है। सोनमर्ग की वो मशहूर सड़कें जो गर्मियों में पर्यटकों से गुलजार रहती थी, आज खामोश हैं। केवल बर्फ के फाहे हवा में उड़ते हैं और ठंडी हवा में सांस लेते ही फेफड़े भी शुक्रिया अदा करने लगते हैं। थाजीवास ग्लेशियर अब और करीब लगता है। ऐसा लगता है बस हाथ बढ़ाओ और छू लो सदियों पुरानी उस बर्फ को, जो आज भी वही है जहां सदियों पहले राजा महाराजा आते थे। शायद यही वजह है सोनमर्ग को कहा जाता है स्वर्ण भूमि, क्योंकि यहाँ हर मौसम में कुछ न कुछ सोने सा चमकता है। आज वो चमक सफेद है और शाम ढलते ही बर्फ पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ती हैं तो पूरा सोनमर्ग गुलाबी हो जाता है, जैसे कोई ख्वाब हो जिसे छूने से डर लगता है कहीं टूट न जाए। जहाँ बर्फ नहीं गिरती, बर्फ यहाँ उतरती है और दिल में बस जाती है। तो सिर्फ एक जगह जाइए, सोनमर्ग, क्योंकि यहाँ का जादू कभी खत्म नहीं होता। बढ़ेंगे आगे, गुजरात से ये खबर, जहां पर सोमनाथ में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लगभग 10:51 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.1 की बताई जा रही है और 3.1 की तीव्रता से गुजरात की धरती डोल चुकी है। 4 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। लगभग 11 बजे भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। हालांकि अब तक गनीमत रही कि किसी के जान माल की क्षति की जो
बात है वो सामने निकल कर नहीं आई है। 3.1 की तीव्रता नापी गई। बढ़ेंगे आगे। गाजियाबाद में सीएम योगी का दौरा, ये बड़ी जानकारी निकलकर अब सामने आ रही है, जहां पर देखिए सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल पहुंचे हैं सीएम योगी। संघ के साथ करीब 1.5 घंटे की ये मीटिंग करेंगे और एसआईआर को लेकर बात करेंगे सीएम योगी। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर रखे हैं। ये बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम योगी गाजियाबाद के दौरे पर और संघ के साथ करीब 1.5 घंटे की एक बैठक करेंगे, एसआईआर को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि यूपी, बंगाल समेत कुल 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और 11 दिसंबर तक का डेट जो है वो फाइनल किया गया है। स्वागत है। आज मंडल के सभी पदाधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की के साथ बैठक करने के लिए आ रहे हैं। विषय अभी अंदर जाकर पता चलेगा, लेकिन मतदाता पुनरीक्षण भी है, विकास कार्य भी। तो वहीं देखिए मथुरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। ये बड़ी खबर, मथुरा में तेज रफ्तार का कहर, जहां पर अनियंत्रित होकर ये गाड़ियां जो हैं आपस में भिड़ जाती हैं। कार और ट्रैक्टर के बीच में जोरदार भिड़ंत होती है और इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों के मौत की खबर। जब यह हादसा हुआ उसके बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने जल्द से जल्द जो घायल लोग थे उनको अस्पताल में एडमिट करवाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। तो वहीं एक बड़ी खबर यूपी के महाराजगंज से सामने आ रही है। मामूली विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया है। धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। विवाद की वजह से पुरानी रंजिश बताई जा रही है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये पूरा मामला भिटौली थाना क्षेत्र के भैंसा गांव का बताया जा रहा है। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी के महाराजगंज से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर मामूली सा विवाद खूनी संघर्ष में बदलता है और धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। वजह बताई जा रही है पुरानी रंजिश, जिसकी वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया। पूरा मामला भिटौली थाना क्षेत्र के भैंसा गांव का बताया जा रहा है। इसके भैंसा गांव से यह सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ एक व्यक्ति के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि विनोद तिवारी और एक बैजनाथ वर्मा के परिवार के मध्य रास्ते का विवाद था। उसको लेकर बैजनाथ वर्मा के पुत्र वतन द्वारा विनोद तिवारी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। पुलिस द्वारा तत्काल मजरूब को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। शव के नियमन। ये खबर एमपी के खंडवा से सामने आ रही है, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाम बदलकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। धर्म परिवर्तन और शादी का दबाव बनाने का भी आरोप है। 3 साल से ब्लैकमेल कर रहा था ये आरोपी और अब ये पूरा मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी पर केस दर्ज किया जा चुका है। जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। ये खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से सामने आ रही है, जहां पर लव जिहाद का मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और मामला इसी बीच सामने आया, जहां शादी का झांसा देकर 3 साल से युवती को ब्लैकमेल कर रहा युवक और लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव भी बना रहा था। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी सलमान के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। एक शिकायत फरियादिया के द्वारा बताई गई कि उनके साथ लगभग 3 वर्षों से एक युवक द्वारा गलत काम किया जा रहा है। साथ ही शादी का झांसा देके उनसे संबंध बनाए जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन संबंधी तथ्य भी इसमें आए गए। फरियादिया जो है संजय नगर निवासी है और उनके बताए अनुसार उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। फिलहाल जो आरोपी है वो अभिरक्षा में है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं देखिए एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर इनॉग्रेशन की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के
जो उद्घाटन था वो अब टल चुका है। ये खबर पड़ी जहां पर जनवरी तक के लिए इसे टाल दिया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर ये बड़ी जानकारी अब सामने आ रही है। दरअसल एयरपोर्ट का उद्घाटन अब जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है और ये फैसला डीजीसीए यानी कि नागरिक विमानन महानिदेशालय ने एरोड्रम लाइसेंस जारी न किए जाने के कारण लिया है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार बकास की ओर से की गई टेक्निकल और सेफ्टी जांच की कुछ रिपोर्ट में कमियां पाई गई हैं और इन्हीं कमियों के आधार पर फिलहाल डीजीसीए ने एयरपोर्ट को संचालन की अनुमति देने से मना कर दिया है। हालांकि उद्घाटन में देरी होने से इसको लेकर निशाना भी साधा जा रहा है। अब देखिए, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा और मानकों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं बल्कि नई तारीख लाइसेंस मिलने के बाद ही घोषित की जाएगी। तो नोएडा एयरपोर्ट को लेकर ये बड़ी जानकारी। एयरपोर्ट के उद्घाटन में अब देरी हो सकती है और जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। लाइसेंस का इंतजार किया जा रहा है। का इंतजार कर रहे लोगों को अब थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि डीजीसीए ने एयरड्रोम जो लाइसेंस है वो नहीं दिया अभी तक, जिसको लेकर जो उद्घाटन की जो प्रक्रिया में अभी कुछ लेट होगा, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो इवेंट कंपनी है उन्होंने जो है अपने कार्यक्रम जो होने वाला था उस पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी कोई ऐसी डेट नहीं दी गई थी जिससे कि उद्घाटन हो। साथ ही इसको लेकर बताया जा रहा है कि अभी जो है तैयारियां पूरी नहीं है एयरपोर्ट की तरफ से, जिसको देखते हुए डीजीसीए ने एयरड्रोम लाइसेंस जो अभी तक नहीं दिया है, जिसको देखते हुए आगे की तारीख का ऐलान जल्द होगा। मैं न्यूज़ इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा। ये खबर रांची से, जहां गोवा के नाइट क्लब में गैस सिलेंडर फटने या फिर पटाखे की जो बात निकलकर सामने आ रही है उसकी वजह से हुए हादसे ने झारखंड के 3 युवकों की इसमें मौत हो गई है। मृतकों का शव रांची एयरपोर्ट पहुंचा, जिसके बाद से रांची एयरपोर्ट पर राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने लापुंग प्रखंड के फतेहपुर गांव निवासी 2 सगे भाई प्रदीप महतो, विनय महतो के साथ साथ खूटी कर्रा निवासी मोहित मुंडा के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो वहीं इस दौरान मृतकों के परिजनों भी मौजूद रहे और लापुंग के फतेहपुर गांव और खूटी के गोविंदपुर में ग्रामीणों की बड़ी संख्या जो है वो देखने को मिली और ग्रामीणों ने अंतिम दर्शन किए। ग्रामीणों ने नम आंखों से पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी। बहुत दुखद घटना है और हमारे इस इलाके से कमोबेश अगर कहेंगे तो लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, चतरा, दक्षिण छोटानागपुर, क्या मैंने झारखंड के लिए ये पलायन एक तरफ से रोजगार की खोज के लिए अभिशाप की तरह है। आज यहाँ के एक खूटी बगल में सटा हुआ जो जिला है खूटी, और ये आपका कर्रा प्रखंड और लापुंग का यहाँ पर फतेहपुर गांव में यह 2 भाइयों का ये लोग गोवा में काम के लिए गए हुए थे। हमको लगता है 6 महीना करीब वहाँ काम उन लोग किया है। और जो वहाँ नाइट क्लब में जो घटना हुई और उससे इनकी मृत्यु हो गई है, ये काफ़ी दुखद है। झारखंड के 3 लोग भी मारे गए। नम आंखों से झारखंड ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और दुख जताया। इसके साथ ही झारखंड सरकार भी सतर्क और सचेत हो गई है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने साफ तौर पर कहा कि 1 हफ्ता के अंदर में फायर सेफ्टी की पूरी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार के लिए भी ये बड़ा एक सवाल है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, न्यूज़ इंडिया, रांची। इन्हीं खबरों के बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।